अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त का मौजूदा सियासी मंजरनामा है, मैं चाहूँगा ज़रा कुछ बात हम उस हवाले से करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अचानक से देख रहे हैं तब्दील हो रही हैं, बिलखसूस जो KPK के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है उनके नताइज जो आए और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, उसके बाद से मामलात में बहुत तेज़ी आ गई हुई है। एक तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फिगर आउट कर रही है कि क्या वजूहात रहीं। टिकटों की तकसीम ठीक नहीं थी, फिर कहा गया कि एक रिपोर्ट वज़ीर आला KP ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पेश की है, फिर वहाँ से ही उसकी तरदीद की गई कि कोई रिपोर्ट नहीं है। ज़राए से एक रिपोर्ट चल रही है जिसमें ज़िम्मेदारान के नाम तक मौजूद हैं, लेकिन ये मीडिया में है, इसकी तरदीद कर रही है KPK गवर्नमेंट। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट रियलिटी ये है कि एक बड़ा अपसेट हुआ, एक शिकस्त हुई और हमने देखा कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ जमातें मुख्तलिफ़ जगहों पर कामयाब होती हमें नज़र आई, आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होते नज़र आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई। इसके फ़ौरन बाद हमने देखा जो बयानात हैं वो तब्दील हो गए। मौलाना फजल रहमान साहब की मैं बिलखसूस बात करूँ तो उनकी स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह और सामने है। उन्होंने कहा कि आज कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे हटाया तो पख्तूनख्वा में सब ने हशर देख लिया। ये मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की आज के स्टेटमेंट देख लें तो वो आवाम से ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमारा और आपका यानी कि पाकिस्तान की आवाम का हाथ हो और इन हुक्मरानों का गिरेबान हो, इनको घर चलता करना है। आसिफ अली जरदारी साहब की आज स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब वो ख़ुद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसे लीड करेंगे और लीड करते हुए वो इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में आकर बैठेंगे और ना सिर्फ इस्लामाबाद आकर बैठेंगे बल्कि पंजाब लाहौर में भी एक खैमा लगाएंगे। वो सिंधी ज़ुबान में ये तकरीर कर रहे थे सिंध में, लेकिन वो भी ये बात वाज़े कर रहे हैं। मरियम साहिबा कह रही हैं हमारे हाल को तबाह करने वाले शख्स के घर जाने की तैयारी अब वो शख्स करे। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से गो कि ये एक PDM की शक्ल में जमातें इकट्ठी थीं, दीगर मामलात थे, लेकिन बहुत तेज़ी से अब हम देख रहे हैं कि हर तरफ से शायद ये बात हो गई कि इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ हटा लिया है, कुछ कुव्वतों ने हाथ इस गवर्नमेंट से हटा लिया और उसकी पहली जो झलक है वो हमने KP इलेक्शंस में देखी है। एंड इट्स अबाउट टाइम कि ये हुकूमत अब घर जाए। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब का आज का बयान भी बड़ा वाज़ेह है। हम थोड़ा सा माशी तौर पर संभलते हैं, फिर डॉलर ऊपर चला जाता है। ये मामला अपनी जगह, इसके साथ साथ मिनी बजट उन्हें 12-14 जनवरी से पहले पास करवाने की वो तैयारी कर रहे हैं। इस मिनी बजट पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। फिर किस हद तक पाकिस्तान IMF की चुंगल में फंस गया, इस पर सेनेट में बड़ा वाज़ेह तौर पर बात होती है और अपोजिशन बड़ा खुलकर बात करती है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं वो इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में फवाद चौधरी साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा हमारा मुकाबला बोनो के साथ है, इनके पास इमरान खान साहब के कद का कोई आदमी नहीं है और अगर हम इनकी कवरेज बंद कर दें, ये जमहूरी दौर में पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ये फरमा रहे हैं जिनकी जमात ने ख़ुद 126 दिन का अपोजिशन में होकर और अपोजिशन की भी बड़ी जमात होकर नहीं, दूसरे नंबर की जमात होकर धरना दिया था और उस धरने को 126 दिन पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया ने रिपीट मोड पे वही तकारीर दिखाई थी। आज जब वो वज़ीर इत्तलात हैं तो वो अपोजिशन की कवरेज बंद करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत एक हैरत की बात। तो और साथ साथ वो इमरान खान साहब के कद का कोई आदमी नहीं है और तमाम तर इस तरह की बातें वो आज भी कह रहे हैं, जब अब मामलात शायद बहुत मुश्किल इस हुकूमत के लिए, खान साहब के लिए होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो सब अच्छे की रिपोर्ट उन्हें दे रहे हैं। मैं चाहूँगा तफसील से सारी सूरत हाल पर हम बात करें कि कौन सी कुव्वतें हैं, वो किस तरह जब हाथ था तो मालूम था, कब हटा तो कैसे मालूम हुआ। ज़रा तफसील से इस पर आज बात कर लेते हैं। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। अब मौलाना साहब ने भी सर ये बात कही, ये क्या सिर्फ इसको देख कर के PTI इलेक्शन नहीं जीतेगी तो कुव्वतें पीछे से हट गई हैं और PTI इलेक्शन जीत रही है तो कुव्वतें हैं, या इसके अलावा भी कोई ज़राए होते हैं एक पॉलिटिकल लीडर के कि उसको पता होता है कि कब कुव्वतें सपोर्ट कर रही हैं और कब करना बंद कर दी है? देखिए, बात चीज़ें नज़र ना आने के बावजूद नज़र आती हैं। किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लीजिए, उसके बाद रिसालात को लीजिए, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जिस वक्त जो है ना वो बैसाखियाँ उनके कंधों उनके हाथ से निकल गई हैं, उसके बाद जो है ना वो फिर अब उनके पास दूसरा नंबर भी नहीं आ रहा, शायद तीसरे नंबर पे कहीं जाके स्टैंड करते हैं अक्सर जगहों पे।
तो देखिए, जो भी अदारे हैं वो हमारे अपने अदारे हैं, हम उनको अपना अदारा कहते हैं, अपने लोग कहते हैं, अपने भाई कहते हैं, अपने बच्चे कहते हैं। मगर जब अपने भाई और बच्चे जो है वो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो जाएं जो कि गलत हैं, जो कि दस्तूर जिसकी इजाज़त नहीं देता, जिसकी कानूनी इजाज़त नहीं देता, तो फिर वो तनकीद का निशाना बनते हैं। ये बदकिस्मती से इस मुल्क में गुज़श्ता कई दहाइयों से होता आया है और उसके नताइज, उसका नुकसान भी आपने ख़ुद देखा। अब अगर उन्होंने पीछे हटने का फ़ैसला किया या किसी हद तक पीछे हटे हैं तो ये मेरा ख़्याल है कि खुशाइंद है और इससे मुल्क का फ़ायदा होगा। बज़ाहिर बहुत जल्दी शायद फ़ायदा ना हो, आप देखें कि शायद जो है ना सियासी क़ुव्वतें आपस में झगड़ रही हैं, लड़ रही हैं, मगर अल्टीमेटली इस झगड़े से, इस स्कफल से जो है वो मुल्क को फ़ायदा निकलेगा कि ऐसी क़यादत निकल के सामने आएगी जो मुल्क के मफाद में होगी। ये जो नर्सरियों में जो है वो पौधे लगाने हैं और नर्सरियों से जो प्रोड्यूस किया जा रहा था उसका नतीजा आपने देख लिया। आज मुल्क उस जगह पे है कि जहाँ पे अपने अखराजात तक जो है वो उससे पूरे नहीं हो रहे, जहाँ उसको कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ सऊदी अरब से 4% पे जो है 4% पे आप जो है ना वो कर्ज लेते हैं। 4% का कर्ज इंटरनेशनल, उसमें ये दुनिया का जो है ना महंगा तरीन कर्ज होता है। ये अगर कोई दुनिया में जो है ना वो आप कहीं से कर्ज लेते भी हैं या IMF वगैरह इन्वॉल्व होते भी है तो वो 1 से 2% तक मामला होता है। यहाँ पे 4% पे आप कर्ज लेने के लिए आ गए और अगर खुदा न खास्ता इस हुकूमत ने मज़ीद कंटिन्यू किया तो ये 5-6% तक ये मामलात ले जाएंगे और इनसे जनाब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। गवर्नेंस का बुरा हाल, महंगाई आपने देख लिया, लोगों की चीखें निकल रही हैं। पेट्रोल सस्ता हो रहा है मार्केट में, दुनिया की मार्केट में, यहाँ पे महंगा हो रहा है। तो ये एक अजीब व गरीब हुकूमत है। और फिर इनका नैरेटिव देखिए, नैरेटिव क्या है? जो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो चेहरा होते हैं हुकूमत का, लोगों को गालियां दे रहे हैं, लोगों के बारे में एक अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। वो मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो किसी पार्टी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है। इनका वो गंडापुर साहब का जो है ना वो देखिए, उनके जो है बयान देखिए, आपको शायद सर जो है आपका शर्म से झुक जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं। ये जो इन्होंने जो PTI ने जो मुल्क के साथ जो किया है, मेरा ख्याल है कि आगे जो हुकूमत इंडिपेंडेंट आ भी गई तो अगले उसको 10 साल चाहिए होंगे मामलात को वापस उस जगह तक पहुंचाने के लिए जहां से इन्होंने शुरू किया था 2018 से। राइटली सेड। हालात इस हद तक ख़राब हो गए हैं कि शायद 10 साल चाहिए होंगे वहाँ ले जाने पे जहाँ 2018 में मुल्क खड़ा था। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। उस्मा कारदार साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ तो सब अच्छे की रिपोर्ट है, सब बेहतरीन की रिपोर्ट है, खान साहब मुख्तलिफ तख्तियाँ भी लगा रहे हैं, चीज़ें हो रही, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब कुछ चीज़ें उतनी साजगार लग नहीं रही हैं और ऑपोजिशन की तमाम जमातों का मूड भी शायद यही बता रहा है। आप क्या समझती हैं कि ये अब इलेक्शन की तैयारी है या उससे पहले ही कोई और तैयारी किए बैठे हैं सारे के सारी पार्टीज़? जी अरसलान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, हमें बहुत मुश्किल हालात में हमने इस मुल्क को बात दौर संभाली थी और वो चैलेंजेस जो हैं उनसे हमें नबर्द आज़मा हुए तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं और हमने अपनी जो पॉलिसीज़ की वजह से मईशत को संभाला दिया है और अब हम तरक्की की राह की तरफ गामज़न हैं। महंगाई जो है असल अब अपोजिशन हमारी वो है और उसकी वजह से, चूँकि आपको पता है कि हमारा जो अवाम है उनको तो इससे गर्ज नहीं है कि डॉलर का क्या कीमत है या ऊपर करंट अकाउंट पे क्या हो रहा है, उनको तो इससे कैसे उनको इस बात से कंसर्न नहीं है जब उनकी अपनी करेंसी, अपना पैसा डिवैल्यू हो रहा है। जो जिसके पास 10 लाख था उसकी वर्थ 5 लाख रुपया हो गई है, उसकी ये जमा पूंजी थी पता नहीं 10 साल की, और आप कह रही हैं कि उसको फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कौन ऐसा इंसान होगा जिसको बात सारी ये है कि आप एक नेचुरल जो इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं उसके मुताबिक आपकी
वैल्यू डिटरमिन होती है रुपये की, आप उसको आर्टिफिशियली मेंटेन नहीं कर सकते हैं कि आप 5 अरब रुपया छाप के, नोट छाप के, तो उसको आर्टिफिशियली आप एक लेवल पे रखें। तो हमने देखना है कि हमारी जितनी स्ट्रांग होगी इकोनॉमी, उतना हमारा रुपया स्ट्रांग होगा। जब तक हम इकोनॉमी नहीं अपनी मजबूत करेंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो ये बातें हमें खुद सोचनी चाहिए। पहले एतबार में बहुत आर्टिफिशियली इस चीज़ को मेंटेन किया गया था। अब देखें मैडम, अगर 5 साल तक आर्टिफिशियली मेंटेन कर लिया गया था, क्या ही खूब होता। आप भी 3.5 साल कर लेते, आवाम को इस सबसे ना गुजरना पड़ता। मैशत के इंडिकेटर्स तब भी बेहतर थे, मैशत तब भी बेहतर थी, डॉलर आर्टिफिशियली कंट्रोल था। आज ना मैशत बेहतर है, ना आवाम की हालत बेहतर है, ना डॉलर बेहतर है। ये दलील कुछ समझ में नहीं आती। गो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द मैटर। हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट जो था वो हम सरप्लस में ले आए थे। अब पीछे 1-2 महीने में इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंपोर्ट बिल हमारा। चले मैडम, आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी इकोनॉमी पे एक्सपर्ट है, तो हम लेट्स नॉट गेट इनटू दीज फिगर्स। आम आदमी की बात कर लेते हैं, जो आप कर रही थी, जो हम सब ही हैं और सब फेस करते हैं जी, उनकी हालत। उसको चूंकि इजनास जो है वो महंगे मिल रहे हैं या पेट्रोल महंगा मिल रहा है, हमने इस चीज को कंट्रोल करना है। और यही वजह बनी हमारी केपी में। एक तो ये वजह बनी, दूसरी हमने टिकटों की तकसीम जो थी वो एक अच्छे तरीके से नहीं की। कुछ सिफारशी हमने लोगों को, कैंडिडेट्स को हम ले आए, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। फिर हमारी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ना हो सकी, विच मीन्स के 4 अगर लोग टिकट लेना चाह रहे हैं तो बाकी 3 इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाते हैं जिनको ना मिले टिकट। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पंजाब में भी कर रहे हैं। खुद इसको पर्सनली ओवरसी करूंगा कि किस तरह से हम टिकट देते हैं। खास तौर पे हमारे जो नजरियाती वर्कर्स हैं, जब वो इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं तो पीटीआई का कई दफा वो जीत जाते हैं उस सीट से, कई दफा हमारा वोट बैंक स्प्लिट हो जाता है, तब बाकी पार्टीज को फायदा होता है। तो हमें तंजीमी तौर पे हमें थोड़ा बेहतरी लाने की जरूरत है और उसकी अकाउंटेबिलिटी अब हो रही है। ये बाकी जमातें जो अपोजिशन की है, ये ना समझें, मुझे समझ नहीं आती इनके रवैयों की, कि हर वक्त जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं जी पीछे से मनूवरिंग हो रही है, जी पीछे कोई सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं। भाई आप जमहूरी अमल में अगर नहीं यकीन रखते हैं तो फिर आप साफ कह दें कि हम डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते। अगर इनको वोट पड़ता है तो वो डेमोक्रेसी सही है, अगर पीटीआई को वोट पड़ता है वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो सिलेक्शन है। तो भाई कहीं तो ठहर जाएं आप। हमें इस बात का क्रेडिट दें कि हमारी हुकूमत होते हुए हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए, हमें कोई हुकूमती मशीनरी नहीं इस्तेमाल की, और ये जहाँ से जो लोगों ने मैंडेट दिया उसी तरह से वो इलेक्ट होके लोग आए हैं। तो कम से कम इस बात को तो अप्रिशिएट करें ना। पिछले अखबार में आपने देखा है, कभी ऐसे नहीं होता कि बाई इलेक्शंस या लोकल बॉडीज में हुकूमती मशीनरी ना इस्तेमाल की जाए। तो जो थोड़ा बहुत अब इंशाल्लाह जो अगला जो फेज आएगा उसमें बहुत बेहतर कारकर्दगी होगी पीटीआई की। लोग अभी भी, चले वो भी उस्मा साहिबा वक्त बताएगा। आपका पॉइंट बहरहाल आ गया, लोगों को मिल गए हैं, बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो कि लोगों के पास है। और आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा आगे बढ़ना चाहूँगा, सिद्दीकुल फारूक साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कुछ राब्ते, ताल्लुकात, बातें हो रही हैं, कोई इंडिकेशंस मिल रही हैं मुख्तलिफ जमातों को कि रवैये बड़ा तेज़ी से तब्दील हो गए? शहबाज शरीफ साहब आज कुछ बात कर रहे थे, हमारा हाथ इनका गिरेबान। कल आपके जमात के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है, और उससे भी तासुर ये मिलता है कि शायद कोई उन्हें कह रहा है कि आओ मामलात संभाल लो, लेकिन वो इस तरह नहीं अब संभालना चाहते, वो शफाफ इलेक्शन के ज़रिए संभालना चाहते। एक निजी टीवी चैनल पे उन्होंने ये बात कही है। तो इस तरह की कोई चीज़ क्या चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपने अभी खुद कुछ आदाद व शुमार बयान किए, और उनसे पहले एक हमारे दोस्त, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तज्जिया पेश कर रहे थे। क्या नाम उनका? जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। जी, कामरान, मेरा ख्याल था मैंने कहा गलत न कह दूं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने आपके सामने तज्जिया रखा, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उनकी इस बात से मैं दलील के साथ इख्तलाफ करूंगा कि जो कहा कि 10 साल लगेंगे, नहीं। चूंकि इमरान खान साहब ने कहा मैं टीम बड़ी जनाब माहिर हूँ टीम बनाने का और वगैरह वगैरह, और जो टीम उन्होंने दी फिर 4 दफा उन्होंने
तब्दील की और 6 सेक्रेटरी फाइनेंस और 5 मिनिस्टर्स तब्दील किए वगैरह, और सारी तबाही और बर्बादी हो गई। आते ही किसी के कहने पे CPEC बंद कर दिया। इंपोर्ट्स कैपिटल गुड्स जो हैं, मैं थोड़ी बहुत चूंकि मईशत को समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बंद कर दें। ताजरों और सनतकारों और सरमायादार इन्वेस्टर्स के पीछे नैब को लगा दिया। वो अपना सरमाया मुल्क से बाहर लेके गए तो जा रहे हैं, उन्होंने फिर डॉलर खरीदने थे। अफगानिस्तान में डॉलर गए तो इन्होंने कोई रुकावट ना कर सके। 120 रुपए का डॉलर जो है वो आज 180 रुपए से भी ऊपर, बैंक रेट तो 180 है, वैसे मार्केट में 185 का बिक रहा है। इनके बुजुर्ग फैसल वाउडा जैसे जो लोग थे, उन्होंने आज से साल पहले 200 रुपए का डॉलर कहना शुरू कर दिया, किसी ने उन्हें रोका नहीं। इस सारी चीज ने, और अंदर लड़ाई कर ली उन्होंने अपना अपोजिशन से, और सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो खुद लेके आए। इस सारी चीज ने ये पैदा की, इनका की क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब इलेक्शन, मैं जो असल बात पे आ रहा हूं कि जब इलेक्शन के जरिए एक क्रेडिबल गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहले जो ये इस वक्त गैर यकीनी फजा है, इंशाअल्लाह वो खत्म होगी। गैर यकीनी फजा खत्म होगी। जो इन्वेस्टर है, जो सरमायाकार है, जो सनतकार है, उसको फैसिलिटीज देंगे। मेरे सवाल की तरफ आप आएंगे सर, मेरे सवाल की तरफ मैं उस पर आ रहा हूँ। उससे इकोनॉमी जो है जल्दी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं इस बात पर आ रहा हूँ कि हम अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद को भी सपोर्ट करेंगे। हम आईनी और कानूनी तौर पर इस हुकूमत को तब्दील करने का जो भी रास्ता होगा वो इख्तियार करेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मिड टर्म इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन, जो भी कह लें, ये अब आइन और जमहूरियत के मुताबिक की चीज़ होती है। ये इमरान खान साहब साख अपनी ख़त्म हो गई है, इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है, एतमाद जो है वो नहीं रहा पार्लियामेंट को इन पर। तो इंतखाबात होने चाहिए ताकि एक मुंतखब हुकूमत आए। वो हम उसी तरफ जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद का कोई अभी इम्कान है, कोई ऐसी बात है? सदीकुल फारूक साहब। मतलब है जी, बिल्कुल इम्कान है, इसमें कोई बिल्कुल 100% इम्कान है जी तहरीक अदम एतमाद आने का, बिल्कुल। ठीक, मैं कामरान मुर्जा साहब से जानना चाहूँगा। कामरान मुर्जा साहब, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत सारी बातें करते रहे। पीपल्स पार्टी फिर अलहदा हो गई, नून लीग और आपके दरमियान भी बीच में हमें ख़बरें आई, वो कहते थे मैं मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ। अब जो ये इतना, अगर जो हालात, जो एक नक्शा इस वक्त पेश किया सदीकुल फारूक साहब ने भी, आपने भी, एक बहुत सारी रियलिटीज़ हम जानते हैं। अब भी तारीख दी तो मार्च की दी, इलेक्शंस के ज़रिए तो आपने दिखा दिया कि सपोर्ट हट चुकी है, पर अमली तौर पर ऑन ग्राउंड कोई टफ टाइम नहीं है, ना पार्लियामान के अंदर है ना पार्लियामान के बाहर है उस तरह से। इसकी सर क्या वजूहात है? सर इसकी रीज़न्स हैं। इसकी रीज़न्स ये हैं कि ये एक इत्तेहाद है, किसी एक पार्टी ने फैसला नहीं करना। मौलाना भले इसके जो है वो इसको चेयर करते हैं सारी पार्टियों के इस इत्तेहाद को, मगर इसके बावजूद हर पार्टी की अपनी राय होती है और आप तकरीबन इत्तेफाक राय से फ़ैसला करना होता है, मेजॉरिटी से भी फ़ैसला नहीं कर सकते। तो इसकी ये वन ऑफ द रीज़न है। उसमें बहुत सी पार्टियां जो है, बहुत सारे दोस्त जो है वो उस हद तक नहीं जाना चाहते जिस हद तक जो है वो JUI जा रही थी या जाना चाहती थी। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसके ऊपर जो है ना, जिसको हम छुपाना भी चाहें तो नहीं छुपा सकते। आज रियलाइज़ करते हैं कि उस हद तक नहीं जाना चाहिए था और वो शायद बहुत एक्सट्रीम की डिमांड थी और बेहतर ही हुआ कि उस हद तक नहीं, हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे दरमियान का रास्ता फिर भी निकल सकता था। हम इमीडिएटली बहुत कुछ शुरू करना चाहते थे या शुरू करना चाहते हैं, मगर अब चूँकि आप एक इत्तेहाद के साथ चल रहे हैं, दूसरे दोस्तों के साथ चल रहे हैं जिसमें बड़ी पार्टियाँ भी शामिल हैं, जिसमें जिनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो भी शामिल हैं, तो आपको आप उनकी राय के बगैर नहीं चल सकते। या तो आप उनके साथ चलेंगे या आप उनके साथ नहीं चलेंगे। बहरहाल चूँकि वो दोस्तों के साथ तो एक जमहूरी मामला है, दोस्तों को साथ लेके चलना होता है, दोस्तों के कहने पे भी चलना होता है, या बाज़ औक़ात दोस्तों को कहना भी पड़ता है कि आप इस तरह चलें, मगर उनकी राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब आप राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो फिर आपने उसी तरह से जो है ना वो अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है
हम उनके साथ भी आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ अपने तौर पे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने तौर पे जो हमने आगे बढ़ने की कोशिश की उसको आपने देख लिया सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, और उनके साथ जो चलने की कोशिश कर रहे हैं या उनके साथ मिल के जो चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ये अब ज़्यादा लंबी बात नहीं रह गई, 2-3 महीने जो है ना ये अब ज़्यादा जो है ना वो गर्म गुजरेंगे, और उसमें दरमियान में एक इलेक्शन तो इसका दूसरा सेकंड फेज़ आ जाएगा लोकल बॉडीज़ का, और इसकी वजह से भी कुछ डिले हुआ, पहले फेज़ की वजह से भी कुछ डिले हुआ। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को साथ देख के फिर मौसम की सख्ती को भी आपने लेके चलना है, क्योंकि वर्कर ने आना है, घर से आना है, तो उसके बाद पता नहीं कितने दिन तक यहाँ पे रहें। तो ये जब सब चीज़ें देख के और ले के चलेंगे तो फिर आपने इनको जो ना वो कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना है। मार्च तक मौसम भी बेहतर हो जाएगा। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो एक रात को वर्कर सारा जो है वो बैठा हुआ था अपना धरने पे, सिटन था, और उसमें बारिश शुरू हो गई। तो मेरी बीवी ने मुझे उठा के कहा था कि ये बारिश शुरू हो गई है तो उन वर्कर्स का क्या होगा। अब मैं तो गर्म जगह पे सोया हुआ था, घर में था, तो मैंने उसको कहा कि फिर ऐसे करते हैं कि घर के दरवाजे खोल देते हैं, सारे आ जाएं अंदर। तो उनका कि सारे लोग कैसे आएंगे, तो फिर पता नहीं उन्होंने बेचारों ने कहाँ पनाह ली और किस किस तरह से जो है ना उस बारिश में, उस सर्दी में वो किया। तो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मार्च तक हमने अगर कुछ ना किया तो ये अपने बोझ से भी गिर जाएंगे। शायद मुझे लग रहा है कि इसी का इंतज़ार करते करते आप PDM यहाँ तक आ गई है कि ये बोझ से ही गिर जाएं, आप लोगों को ना कुछ करना पड़े। कमरान मिर्ज़ा साहब, एक रियलिटी है, एक रियलिटी ये है कि इस वक्त तमाम तर चीज़ें ये अपनी मर्ज़ी से किए जा रहे हैं, ये एक रियलिटी है। अब कोई भी बिल हो वो मंजूर हो जाता है। अब उसके साथ साथ गो के इनके अंदर भी फूट काफ़ी हद तक पड़ी है। अभी आज एक रुकने कौमी असम्बली ने, वो पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, इस्तीफ़ा दे दिया एक वज़ीर के रवैये की वजह से कराची से, कि उनके हल्के में गैस नहीं है और कोई जवाब नहीं उनको में। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद सर अब ये मिनी बजट भी ला रहे हैं और ये उसको भी पास करवा लेंगे बजाय ये किए तो जा रहे हैं सर, लाना चाहते हैं। अब इनसे वो लाया नहीं जा रहा पार्लियामेंट में, और ये अब उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाना चाह रहे हैं। मगर इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि हमारी मजबूरियाँ हैं, हम एक इत्तेहाद है, बहुत सारे साथी हैं इसमें, और सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, सबको साथ लेके चलना। मिनी बजट सर अब लाने का ऐलान तो इन्होंने कर दिया है, ये लेके आएंगे, ऐलान कर दिया, मगर उसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाना चाहते हैं। अब उसको पार्लियामेंट में नहीं करना चाहते ये थे, लेकिन IMF इस बात की इजाज़त नहीं देगा, इनको पार्लियामान से मंजूर कराना है उसको, तो उसकी तैयारी भी अब कर ली गई है। अब व्हाट इफ के ये वो भी बजट भी प्रूव कराने में कामयाब हो जाते हैं, फिर क्या बनेगा सर? देखिए, वो बजट वगैरह जो कुछ भी मंजूर करवाते हैं या ये जॉइंट सेशन में जो कुछ भी हुआ, उसमें आमिर लियाकत का स्टेटमेंट तो आपके सामने था ना कि मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। अब यकीनन जो है ना वो ऐसे हल्के मौजूद होते हैं जो ताकत के बल पे जो है वो लोगों को ले आते हैं, पार्लियामान तक ले आते हैं, या उनके वोट को जो है ना वो उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी रीज़न्स होती हैं। बाज़ जगह पे कमज़ोरियाँ होती हैं, बाज़ जगह पे खौफ होता है, बाज़ जगह पे और मसाइल होते हैं। तो ये भी सब हकीकतें हैं हमारे सियासी निज़ाम की। सर एक आखिरी चीज़ जान के आगे बढ़ूंगा। बज़ाहिर इस वक्त तासुर ये मिल रहा है, अभी जो सदीकुल फारूक साहब ने आपकी बात से इत्तेफाक नहीं किया कि जी नहीं इस्तेहकाम आ जाएगा जब शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, एक तासुर ये भी चल रहा है, एक ऐसी डिस्कशंस चल रही हैं, मैं चाह रहा हूँ आज खुलकर बात हो, कि इस वक्त जिन हालात में मैशत और मुल्क है तो कोई संभालने को भी तैयार नहीं है। आसिफ जरदारी साहब ने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि भाई नहीं, कोई वो इस मौजूदा मैकेनिज़्म में नहीं है, आज़ादी के साथ कोई संभालने के लिए तैयार है। क्या मामलात क्या हैं सर, ये इस पर ज़रा रोशनी डाल। देखिए, इस मैकेनिज़्म में नहीं हो सकता, आपको इख्तियार मिलता है, इख्तियार नहीं मिलता। अगर मुझे कहा जाए, अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी पार्टी जो है वो इस मैकेनिज़्म के तहत जो है ना वो इख्तियार में आए, तो हम इनकार कर देंगे। इसमें हमारे बस की बात नहीं होगी। कंट्रोलिंग जो है ना वो दूसरी जगह से हो रही होती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपकी कहीं और से हो रही होती है। जाम साहब जो हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट आपने देखा था कि जी बजट तो कहीं और से बन के आया, हमने तो आधा घंटा पहले देखा, कैबिनेट को भी मालूम नहीं था वो बजट कहाँ से आया। तो इन हालात में इस तरीके से हम कतन जो है, कम से कम JUI कतन जो है ना वो कोई जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो गलतियां होती हैं, जो कालक होती है, वो हमारे मुंह पे मल दी जाती है और जो है ना बाकी लोग अच्छे बन जाते हैं। अब तरीका वारदात या तरीकाकार जो है ना वो
तब्दील हो गया है, और उस तरीक़ाकार को भी जो है ना हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अगर अवाम के नुमाइंदों ने आना है, यहाँ पार्लियामेंट होगी, मुंतखब होगी, फेयरली मुंतखब होगी, तो उसको इक़्तिदार के साथ इख्तियार भी मुंतकिल होना है, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। राइटली सेड। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। उस्मा साहिबा, फवाद चौधरी साहब बादशाह आदमी हैं, वो कहते हैं हमारा मुकाबला बोनो के साथ है, चलें मान लिया। अब वो कहते हैं फिर बोनो पे पाबंदी लगा देते हैं, इनकी कवरेज बंद कर दें तो ये इनका कुछ भी 2 दिन में नहीं रहेगा। मतलब ये एक जमहूरी दौर में एक जमहूरी वज़ीर अपोजिशन के लोगों के बारे में इस तरह की बात कर रहा है। कहीं से भी आप इस बात को सपोर्ट करेंगी बतौर ख़ुद एक जमहूरियत का हिस्सा होते हुए, या ये कोई तरीक़ाकार हो सकता है कि आप इस तरह की बात भी करें? चलें, सेंसर करना या कवरेज बंद कर देना तो एक दूर की बात है, पीटीवी तक तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ किस तरह आप ये बात करेंगे? और क्या ये क्या डिक्टेटरशिप है? कभी कभी तो ऐसा तासुर मिलता है। अरसलान, देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कई दफ़ा कहा है कि हमें तो बनाने वाला ही मीडिया है। आई थिंक कि मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ द स्टेट, और हमारे दौर में बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप अगर शाम को चैनल्स लगा के देख लें, 50 से 60 चैनल्स हैं, हर कोई जो है वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है। हमने किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं लगाई। बहुत तो गवर्नमेंट बैशिंग भी हो रही होती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट को हमेशा दिल बड़ा रखना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए अगर खास तौर पे क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ कंस्ट्रक्शन हो तो मेरे ख्याल में। मैडम, आप बेशक इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन खान साहब के कुछ इंटरव्यूज़ हैं वो भी इसको कोई बहुत खुश होकर नहीं बर्दाश्त कर रहे इस क्रिटिसिज्म को। आपके वुज़रा नहीं खुश होकर बर्दाश्त कर रहे। आप फेक न्यूज़ का नाम लेकर भी बहुत सारी चीज़ों के जुर्माने करना चाहते हैं। कुछ लोगों को आप फारिग भी करवा देते हैं, कुछ को मुंह बंद रखने के लिए भी कहा जाता है। मैं आपको ये अमली तौर पर बात ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। देखें, फेक न्यूज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको मानना पड़ेगा कि इतनी खास तौर पे सोशल मीडिया पे इतनी फेक न्यूज़ चलती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता और बड़ी वो डैमेजिंग होती है। तो सोशल मीडिया की नहीं मैं बात कर रहा, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ मैडम। सोशल मीडिया पे तो जिसका जो दिल आता है लिख देता है ना। जी हाँ, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर देखें किसी ने स्टेटमेंट दी है, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अपनी पर्सनल जाती मेरी राय है, जस्टिस वजी ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उन्होंने ओपनली दी है मीडिया में। अगर चैनल्स उसको चलाते हैं तो इसमें चैनल्स का तो कोई कसूर नहीं है ना। आप ये है कि हम अपनी गवर्नमेंट जो है उसको काउंटर करें और जो उसकी तरदीद हम करनी है उसके मुताबिक मीडिया उसको भी मेरे ख्याल में टेलीकास्ट करेगा। तो ये अगर कोई ओपनली बैठ के किसी चैनल पे कोई भी बंदा किसी भी पार्टी का या किसी भी हमारी हो किसी और का कोई स्टेटमेंट देता है तो उस पर हम पाबंदियां नहीं लगा सकते। एंटी स्टेट नहीं होनी चाहिए, एंटी स्टेट नहीं होनी चाहिए और उसमें हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। ये कुछ असूल हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको एक मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए और आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपको मलूज़े खातिर रखना पड़ता है। लेकिन आप दुश्मन का नैरेटिव तो नहीं अपने चैनल्स पे चलाएंगे। लेकिन बाकी अगर कोई क्रिटिसिज्म है, कोई बात है ऊपर है नीचे है तो ठीक है, फिर उसमें हमारे कवानीन हैं, उसमें हद के इज्जत का दावा आप कर सकते हैं, आप कोर्ट्स में ले जा सकते हैं। तो फिर मीडिया पे कदम लगाने का मेरे ख्याल में कोई इसमें जवाब नहीं बनता है। फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी उस पर आपकी क्या राय होगी एक जुमले में उस्मा साहब? आप पीडीएम की इतनी बात कर रहे हैं, पीडीएम ने अगर कुछ करना होता तो 3.5 साल गुजर गए, कुछ तो कर गुजरते। ये इस काबिल ही नहीं है, बेचारे चूचू का मुरब्बा बन के रह गए। इनके आपस में नजरियाती सोच ही नहीं मिलती है। फिर गैर फितरी इत्तेहाद है, कभी एक डेट दूसरी, अब तो हम डेट सुन के जो है ना वजह शेर आया हो गया उसका।
अगर इन्होंने कोई अब कानूनी और आईनी तरीके से अगर गवर्नमेंट को घर भेजना है, जिसका इनको बहुत जुनून और शौक चढ़ा हुआ है, तो शायद सबक सीख लें सेनेट की इलेक्शन से, शायद सबक सीख जाएं ये लोग जो इत्तेमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर ने लिया है पार्लियामेंट से, इनको अभी भी समझ नहीं आई है। उस्मा साहब, आप फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये एक जुमले में बता दें। क्या कहें? आप फवाद चौधरी साहब ने जो कहा कि इनकी कवरेज रोक दें, इस जुमले पर आपकी क्या राय होगी? इस एक ही जुमले में इस पर अपनी राय दे दें। नहीं, देखें, मैं ऐसी बातें इनमें हो ही नहीं सकती हैं और इसका बैकलैश होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो जायज़ बात है वो करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम जब धरने में थे तो जाहिर है उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ हम बहुत ऐसे, हमारा स्ट्रगल थी, हमारी बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन मीडिया उसे दिखाता था। अब ये तो नहीं है कि आप ब्लैकआउट नहीं कर सकते हैं किसी को भी। मीडिया एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है और एक राइट्स होते हैं जो कि विद इन लिमिट्स रह के अगर फॉलो हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। राइट जी, मैं सदीकुल फारूक साहब की जानिब आऊँगा। सदीकुल फारूक साहब, आप क्या राय होगी इस पर जो पीडीएम का ख़ास तौर पे मामला है? ये जो बात कामरान मुर्जा साहब ने की, क्या सारा का सारा इंतज़ार इसी पे ही है कि ये अपने वज़न से खुद गिर जाएं, या अमली तौर पर भी कुछ करने की स्ट्रैटेजी बन चुकी है? बिकॉज़ मार्च अभी बहुत दूर है सर, और अब जो एक ये कह लीजिए कि एक पुश मिला है, एक जो अचीवमेंट मिली है कि पीटीआई को शिकस्त हुई केपीके के लोकल बॉडीज़ में, इसके बाद को मोटिवेशन मिलेगी कि अब भी अवाम अब कुछ और मूड में है, अब कुछ और करते हैं? महराज, मैं इस सवाल का जवाब सीधा देता हूं कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो सियासी मामलात इस तरह से चलते हैं जमहूरी माशरों में, जमहूरी जो इस तरह के सियासी इत्तेहाद या अलायंसेस बनते हैं, वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, उन्होंने ये बात की। अब अगर हम लोग हल्फ ना उठाते, इतनी एक्सपोज ना, जिन लोगों ने इतने दावे किए थे 100 दिनों में इनकलाब लाने के, वो एक्सपोज ना होते, उनको लाने वाले भी पशेमान ना होते। आज से 1.5 साल पहले जो धरना आया, जिसका भी कामरान मुर्तज़ा साहब ने जिक्र किया, अगर उस वक्त भी इन्हें भेज देते घर तो यूं ना होता। आज सूरत हाल ये है कि हम लोगों ने और बहुत हद तक मीडिया ने भी उन्हें बिल्कुल बेनकाब किया, बेनकाब करते रहे, और अवामुन नास जब खुद इनकी पॉलिसियों की वजह से कोई चीनी खरीदता है, पेट्रोल डलवाता है गाड़ी में, कोई आटा खरीदता है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखते हैं, दहशतगर्दों के हमलों को देखते हैं, इनकी गवर्नेंस को देखते हैं, जब उसे दवाइयाँ 3-4 नहीं 6-6 गुना महंगी मिल रही हैं, तो वो इनसे बेजार होके ये उन्होंने एक रद्द अमल दिया है जमहूरी माशरे में जो होता है। अब मार्च जो है वो बहुत दूर नहीं है अरसलान साहब, 2.5 महीने, बल्कि यूं समझ लें कि मार्च की पहली 2 से तो मामलात शुरू हो जाएं। अगर उस वक्त तक ये, बल्कि मैं तो एक बात उस्मा बहन को ये भी कहूंगा कि आप जल्दी से, चूंकि आपको बड़ा एतमाद है और आप ये कहते हैं कि हम ठीक भी कर लेंगे, तो पंजाब में भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन जनवरी में, ये जनवरी के एंड तक करा दें, ताकि यहाँ भी अगर आप बहुत मजबूत हैं तो सामने आ जाए ये बात। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मार्च दूर नहीं है। उस वक्त तक अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है कि इनके अपने लोग भी इनके साथ नहीं हैं, तो अदम एतमाद के जरिए से मामलात हों। और दूसरा, जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, जो भी गवर्नमेंट बने, पीडीएम का उसमें बड़ा रोल होगा, पीडीएम की क़यादत का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। वो अगले 2 महीने में, 60 दिन में जो भी है, वो अपने असम्बली तोड़े, इलेक्शन कराए, ताकि 5 साल के लिए आने वाली हुकूमत अपनी पॉलिसियां दे, उसका मुल्क के अंदर भी एतमाद हो, मुल्क से बाहर भी एतमाद हो। वो ही हल है। 1-2 बातें और जो आपने सवाल फवाद चौधरी साहब के हवाले से किया, मैं इसी आपके प्रोग्राम में याद दिला देता हूं कि तकरीबन 6000 लोग मीडिया से बेरोजगार किए गए। बड़े अच्छे जो एंकर पर्सन हैं उन्हें निकलवा दिया गया, बेरोजगार किया गया। मीडिया पर्सन्स की ठुकाइयां हुई, अगवा किए गए, उन्हें मारा पीटा गया, वो आपको मालूम है। इश्तिहारात की बंदिश हुई, अभी पेमेंट नहीं हो रही। और इसके साथ साथ इमरान खान, अपना फवाद चौधरी साहब वही हैं
जिन्होंने कहा था कि पीटीआई, फौज, हत्ता कि अदलिया, ये एक पेज पर, यानी इससे ज्यादा बुरी बात कोई हो सकती है कि वो अदलिया को भी साथ घसीटे और सबको, लेकिन अमलन उन्होंने शायद इस किस्म का काम किया। अगर ये काम को करेगा तो फिर जमहूरियत कहाँ रहेगी। और फिर इसके साथ ही आप देखें कि उन्होंने अपने, जब वो पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा था कि इमरान खान को तो सियासत की एबीसी भी नहीं आती। साथ जो अमेरिका के अदालत का हवाला दिया था, मैं वो नहीं देना चाहता। सदीकुल फारूक साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैं अब आपने बात तफसील से कर ली, इस पे कोई आर्गूमेंट है नहीं है, बट लेकिन जो ऑडियो लीक्स हैं, इश्तिहारात किस तरह कब कौन देता रहा, पहले भी क्या होता रहा, ये एक अलमिया ही है जो हमारे साथ मीडिया के साथ हो रहा है। ऑपोजिशन को हमेशा हमें हमारा दर्द रहता है। एक साहब आपने भी बिठाए थे चेयरमैन पैमरा, जो जुर्माने करते थे हमें लाखों रुपए के। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बाकी आपकी सारी बातों से इत्तेफाक सर, बाकी आपकी सारी बातों से इत्तेफाक। मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो जब भी इक़्तिदार में आए मीडिया को बर्दाश्त करे सर, और उसके साथ तब अच्छा रहे। ऑपोजिशन में हर कोई हमारी सपोर्ट करता है, ऑपोजिशन में। सदीकुल फारूक साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगहबान।